11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और नीट के लिए सभी जानते हैं बेहद जरूरी। ये चैप्टर हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर सेकंड इसके बाद आने वाला है। लेक्चर 1 में हम जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। हम इस लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की हर लाइन टू लाइन को हम कवर करेंगे, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी ही हम पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम जिक्र किया है एनसीईआरटी ने, ये चैप्टर स्टार्टिंग से पहले आप पढ़ते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अल्फोंसो कॉटी, इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, वॉज बॉर्न, इनका जन्म 1822 में हुआ। अल्फोंसो एक इटालियन के एनाटॉमिस्ट थे जिनका जन्म 1822 में हुआ था और इन्होंने कॉटी बिगिन his scientific career studying the cardiovascular system of reptiles। इन्होंने अपना जो साइंटिफिक करियर है सबसे पहले जो स्टार्ट किया रेप्टाइल से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे किया। बाद में he turned his attention to the mammalian auditory system। इनका बाद में जो ध्यान था वो mammalian auditory system पे गया। In 1851 में he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of cochlea containing hair cells and convert sound vibration into nerve impulse। This अब फिर जो इन्होंने 1851 में इन्होंने एक पेपर डिस्क्राइब किया, जिन्होंने उस पेपर में जो डिस्क्राइब किया था एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया जो लोकेटेड था बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। और बेसिलर मेम्ब्रेन किसका पार्ट है? बेसिलर मेम्ब्रेन है कोकिला का। जो स्ट्रक्चर था उसमें हेयर सेल्स थी, कंटेनिंग कर रहा था हेयर सेल्स, और जो साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर रही थी इनटू नर्व इंपल्स में। उस ऑर्गन का नाम दिया द ऑर्गन ऑफ कॉटी। और जो अल्फोंसो कॉटी की जो डेथ हो गई थी वो 1888 में हो गई थी इनकी डेथ। हाँ, तो फिर एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। अल्फोंसो कॉटी इटालियन के एनाटॉमिस्ट थे, वॉज बॉर्न, इनका जन्म 1822 में हुआ। इन्होंने अपना पहला साइंटिफिक करियर रेप्टाइल के कार्डियोवास्कुलर पे किया। बाद में इनका ध्यान मेमेलियन के ऑडिटरी सिस्टम पे गया। इन्होंने 1851 में इन्होंने एक स्ट्रक्चर के बारे में, एक मिनट गाइस, 1851 में इन्होंने एक पेपर डिस्क्राइब किया एक स्ट्रक्चर के बारे में जो लोकेटेड था बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर था। और किसका पार्ट है बेसिलर मेम्ब्रेन? कोकिला का पार्ट है, जो कंटेनिंग कर रहा था हेयर सेल्स को और जो कन्वर्ट कर रही थी हेयर सेल्स साउंड वाइब्रेशन को इनटू द नर्व इंपल्स। और इनकी जो डेथ हो गए थे 1888 में हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। और हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड्स के बारे में। जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है कि फूड इज द वन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। हम जब फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम बस वर्क नहीं कर पाएंगे, वीकनेस आएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। मतलब हर लिविंग बीइंग डिपेंड है अपने फूड पर। अगर जो फूड नहीं मिले तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और हमें जो फूड से जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। और जो हमें फूड से जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं जो सबसे ज्यादा, वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। और विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। हमें विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। ये वाली बात दुनिया जानती है कि फूड प्रोवाइड्स कराती है एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। मतलब समझो
जो फूड होता है वो प्रोवाइड कराता है एनर्जी को, और जो उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, ठीक है। और जब हेल्प करेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी टिश्यू भी रिपेयर होंगी। जैसे कि हम छोटे थे तो हमारे जो हमारी ग्रोथ बढ़ती आ रही है, हमारे चेंजेस भी होती आ रही है, तो क्या हो रही है, हमारे जो टिश्यू है वो चेंजेस होते हैं, हमारे टिश्यू वो रिपेयर हो रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं, नए बन रहे हैं। यानी इसका मतलब है हम ज़्यादा अच्छा, जितना अच्छा फूड लेंगे, इतनी एनर्जी, जितना अच्छा हम प्रोटीन, जितना हम अच्छा कंपोनेंट्स लेंगे फूड्स के, उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ होगी, उतनी अच्छी हमारी जो टिश्यू होते हैं अच्छी रिपेयर होंगे। एंड द वाटर भी टेक in play important role in metabolic process and also prevents dehydration of the body। जो वाटर होता है ये भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है, और प्रिवेंट करता है हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि जो हमारे अंदर जो ऑल केमिकल रिएक्शन होती हैं उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। और जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के अंदर, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फूड के अंदर, वो कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। समझो, जो फूड के अंदर, जैसे कि हम फूड लेते हैं, जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी में क्या स्टार्च आया, तो क्या वो स्टार्च इस फॉर्म में हो जाएगा? नहीं, उससे पहले ग्लूकोज में चेंज होना पड़ेगा, तब जाके डाइजेशन होगा। हम जो प्रोटीन लेते हैं, क्या प्रोटीन ऐसे डाइजेस्ट होगी? नहीं, पहले उसे अपने कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटना पड़ेगा, उसे पेप्टोन्स प्रोटियोसिस में टूटना पड़ेगा। और इसी देखो आगे क्या लिखा है, दे हैव टू ब्रेक ऑन, टूटना पड़ता है, एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो फूड लेते हैं तो हमारे फूड के अंदर, डाइजेस्टिव के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो और भी चीज होते हैं, वो सब सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में पहले टूटते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। दुनिया जानती है, इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये दो पार्ट स्टार्ट होता है। एक होता है मैकेनिकल मेथड, हम कुछ भी चबाते हैं, और जो हमारे अंदर जाता है तो उसमें एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। और जो हमारा जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में है। आगे देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और जो एलिमेंट्री, और इस चैप्टर में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही हमने कवर किया है, और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, तुम क्या समझते हो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? अरे भैया, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये स्टार्टेड ही हो जाती है जब हम माउथ खोलते हैं, उसकी जो एंट्री ओपनिंग होती है थ्रू द माउथ। मतलब ये देखो, इन्होंने जैसे ही अपने लिप्स खोले, यहीं से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो गई, और ये पूरा अंदर क्या आ गया। और जो पहली एंट्री ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, इसको हम बकल कैविटी और ओरल कैविटी कहते हैं। और ये कहाँ पे जाके एंड होती है? ये एनस में जाके खत्म होती है। मतलब स्टार्टिंग माउथ से हो जाती है इसकी, जैसे हम लिप्स खोलते हैं, और एंड कहाँ होता है इसका? एनस में। आगे बढ़ते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने बताया था उस माउथ को स्टार्ट हो जाती है, और जब माउथ को खोलते हैं तो वो स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं बकल ओरल कैविटी। अब उस कैविटी में क्या क्या होते हैं? हमारे जो माउथ लीड होता है, बकल कैविटी, ओरल कैविटी होती है, क्या होता है उसमें? नंबर ऑफ टीथ होते हैं, एक मस्कुलर टंग होती है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। मतलब जो माउथ होता है, जैसे हम खोलते हैं, वो क्या है? एक ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, और क्या उसमें एक नंबर ऑफ बहुत सारे टीथ है, एक मस्कुलर टंग होती है, आप देख सकते हैं हाथ लगा के टंग मिलेगी, और हर टूथ एम्बेडेड होता है, मतलब एक अपने सॉकेट जॉ वन, मतलब
अपने जो उसको बोलते हैं जो गम्स होते हैं, मसूड़े, मतलब उसमें पूरी टाइट तरह से फिट होता है। जैसे ही आप तुम्हें ये देख सकते हो, इसके जो टीथ है, ये इसके जो ऊपर के सॉकेट जैसे गम्स बोलते हैं, ये पूरे जो सॉकेट जो है ये कितनी टाइटली से अटैच होता है, घुसा हुआ होता है इसका जो अंदर का पार्ट है। इसे देखो, इन्हें निकालने के लिए एक टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब ये मत पूछना कि डायग्राम ऐसा क्यों, कि इसमें निकाल क्यों रहा है, मुझे भी नहीं पता है, बस उठा लिया मैंने डायग्राम ये बताने के लिए कि इतना टाइटली से ये एम्बेडेड है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स की बात करें और ह्यूमंस बीइंग की भी, तो दो तरह के टीथ आते हैं, दो सेट आते हैं टीथ हमारी जिंदगी में। पहला टीथ आता है वो आता है टेम्परेरी मिल्क और डेसिडस टीथ। जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम कहते हैं देखो इसके दूध के दांत आ रहे हैं। अभी जब दूध के दांत आते हैं फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद वो दूध के दांत टूटने लगते हैं और एक नया दांत उगने लगता है। जो वो दूध का दांत टूटता है उसकी जगह जो टीथ आता है वो होता है परमानेंट टीथ। मतलब एक होता है टेम्परेरी मिल्क जो दूध के दांत बोलते हैं, जिसे हम डेसिडस टीथ भी बोलते हैं, जो रिप्लेस्ड हो जाता है बाय सेट ऑफ परमानेंट टीथ जिसको हम एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। और ये जो दो तरह के जो टीथ आते हैं ना, तो उस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफोडोंट। अब ये देखो, ये क्या है, टेम्परेरी टीथ है, ये दूध के दांत हैं। ये छोटा सा बेबी है कोई, ये उसके टीथ हैं। ये छोटा सा वाला बेबी है और किसी का बेबी नहीं, वो बेबी नहीं, बच्चा वाला बेबी। ये छोटा सा बेबी है, इसके देखो जो टीथ है वो, इसका जो टीथ है वो टूट रहा है। ये सब दूध के दांत हैं, ये सारे टूट गए। अब इसकी जगह एक परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो रहा है, आने वाला है। और ये देखो, ये सारे कितने आ गए, ये सब आ गए परमानेंट टीथ। ये होते हैं परमानेंट टीथ, ये नहीं टूटते हैं, ये टूट जाते हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ये टूटते हैं जब ये परमानेंट टीथ आते हैं। और परमानेंट टीथ आते हैं फिर कोई टीथ नहीं आता है और ये ऐसे रहते हैं, ये नहीं टूटते हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो हम जानते हैं, हम क्या पूरी दुनिया जानती है कि 32 परमानेंट टीथ होते हैं। और ये जो 32 टीथ होते हैं ना, ये 4 तरह के होते हैं और चारों अलग होते हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोडोंट भी बोलते हैं। ये कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं ये, इसलिए इसको हम इसको हेटेरोडोंट भी बोलते हैं। पहला होता है इंसीजर, सेकंड होता है कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर एंड फोर्थ होता है मोलर। और ये अरेंजमेंट होता है इन टीथ का, आधे ऊपर होते हैं अपर जाम में, आधे होते हैं लोअर जाम में। ठीक है, इनका जो फार्मूला होता है इसको हम याद कर सकते हैं 2123 अपॉन 2123 अपॉन 2123। जो कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो साइड में जो डायग्राम है, ये पहले आ गया सेंट्रल इंसीजर, फिर आता है लेटरल इंसीजर, ठीक है, फिर आता है कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, इस तरह के होते हैं। अब 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 16 इधर, 8 इधर, 16, ऐसे 32 दांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ भी चीज आ जाती है, जैसे कि हम कुछ भी फूड होते हैं, कुछ लाइटली ज्यादा सॉलिड होता है, कुछ भी चबाते हैं, हम उसको अपने दांतों से चबाते हैं, चबा के। कोई पेन ही होता है, जो लोग होते हैं पढ़ते हैं पेन ही चबा जाते हैं, तो पेन होता है उसको चबा जाते हैं, मतलब इतना टाइटली होता है, फिर भी क्या करते हैं उसको पूरा पीछे से दबा देते हैं। तो क्या होता है, जो हार्ड सरफेस होता है, जो चबाते हैं टीथ का, वो किसका बना हुआ होता है, इनेमल का बना हुआ होता है, जो हेल्प करता है चबाने में फूड को। हम पर लोग फूड से ज्यादा पेन ज्यादा चबाते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, इनेमल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है सरफेस। जो टंग होती है, और सेकंड हमारी जो ओरल कैविटी है, जो उसमें एक टंग भी होती है, जो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, हम चारों तरफ किधर भी घुमा सकते हैं, पर वो अटैच तो होगी ना किसी से, वो अटैच होती है टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनिलम। आप अपनी टंग को ऊपर करो और आपको ये थोड़ा वो लगाना, उससे कहते हैं उंगली लगाना, आपको ये चीज दिखेगी, आपकी टंग से अटैच होगी, इसको बोलते हैं फेरिन्यूलम। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि फेरिन्यूलम क्या होता है। फेरिन्यूलम ये होता है हम अपनी टंग को ऊपर उठाएं, और ये जो हिस्सा होता है, ये जो चीज होती है जो मैंने दिखाया था, इसको बोलते हैं फेरिन्यूलम। ये हमारी स्टार्टिंग में
जो हमारी टंग होती है इससे कनेक्ट होती है। और जो हमारी टंग के ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेप्लाई। और पेप्लाई के ऊपर हर तरह कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हर तरह के होते हैं, जैसे कि सॉल्टी, बिटर, स्वीट, हर तरह के टेस्ट बर्ड होते हैं। तभी तो हमें महसूस होता है कि मीठा, ये खट्टा, ये सॉल्टी है, ये कड़वा है। ठीक है, आई होप हम समझ गए होंगे सब कि जो टीथ होता है वो इनेमल से बना होता है, जो हार्ड होता है, इसी वजह से हम मैस्टिफिकेशन कर पाते हैं फूड का अच्छे से। और टंग होता है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, अटैच होता है टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द, जो स्टार्टिंग में जो फ्लोर होता है ओरल कैविटी बाय फेरिंडियम से होता है अटैच। और टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं पेप्लाई, उसके ऊपर हमारे टेस्ट वर्ड्स होते हैं। आओ अब आगे बढ़ते हैं। ओरल कैविटी, अब जो ओरल कैविटी है वो किस में खुलती है, लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स में। मतलब जो ओरल कैविटी है वो लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स में खुलेगी, जो कि एक कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। मतलब समझो, हम जो उसे कहते हैं जो फूड और जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, जब वो स्टार्टिंग में कहाँ खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स एक कॉमन है, फिर वहां से फेरिंग्स के बाद डिवाइडेशन होता है या फिर नीचे से वो होता है, पहले ये चीज कॉमन होती है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फेरिंग्स। और जो फेरिंग्स क्या होता है, जैसे कि फेरिंग्स है, ये हमारे फेरिंग्स निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये फेरिंग्स इस कॉमन है, यहाँ से फूड आती है, यहाँ से एयर आती है, पर यहाँ पे जाके डिवाइडेशन होता है। मतलब ये दो पैप यहाँ पे लगे होते हैं, जो ये फेरिंग्स खुलता है, ये होता है हमारा एयर पाइप। और ये इसकी जो ओपनिंग होती है, ये जो इसकी जो माउथ होती है ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं ग्लॉइटस। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लॉइटस बोलते हैं। और सेकंड एक इसकी एक और पाइप लगा हुआ होता है यहाँ पे, जो होता है हमारा फूड पाइप, जहाँ से हमारा खाना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक ऑसोफेगस होता है, एक सिंगल पाइप आता है, फिर यहीं से एयर अपने पाइप में जाती है और खाना अपने पाइप में जाता है। ठीक है, समझ गए। तो फिर द ओरल कैविटी लीड इन द शॉर्ट फेरिंग विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फूड एंड एयर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे द एसोफेगस। जो एसोफेगस होता है एंड जो ट्रैकिया मतलब जो विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, मतलब जो फेरिंग्स होता है वो खुलता है एसोफेगस और ट्रैकिया में। जब वो खुलता है तो क्या होता है, जो एक तरह से ये देखो, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप्स कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस एंड ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing। मतलब यहाँ से जब फूड पार्टिकल्स आता है, ये क्या हमारा ये हमारा विंड पाइप है। और ये क्या, ये इसकी ये जो ढक्कन है, एक तरह से ढक्कन है, इसको हम बोल दिया हमने एपिग्लॉटिस। ठीक है, और जो इसकी जो ओपनिंग होती है इसने कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं हम ग्लॉटिस। अब ये होता है हमारा फूड पाइप। ठीक है, जब हमारा जो फूड पार्टिकल जब आता होता है ना, तो क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस होता है इसको कवर कर लेता है, जिससे कि फूड इधर हमारे विंड पाइप में नहीं आता है, हमारे सीधे चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, और जब अगर कभी होता है कि हमें फंदा पड़ जाता है, उस वक्त क्या होता है, जब भी हमें खाना खाना चाहिए तो खाना खाने वक्त हमें माइंड से बहुत शांति से, हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि हम खाना खा रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि हम कुछ सोचने लगते हैं, और हम सोचने लगते हैं तो हम सोचते हैं खाते वक्त, तो खाते रहते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, हम सोचने में इतना खो जाते हैं कि हमारा माइंड भूल जाता है एक्टिविटी कि हम कुछ लील रहे हैं। तो उस वक्त क्या होता है, हमारा जो एपिकुलाइटस है ये खुला रह जाता है, और जो फूड पार्टिकल होता है वो इसके अंदर आ जाता है, जिससे कि हमें फंदा आता है, क्योंकि बाहर निकलता है तो वो हमें फंदा आता है, हमें जिस तरह से हमें हिचकी सी आती है। तो ये होता है हमारा। तो जब हम फूड पार्टिकल आता है, हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है, जो कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना हुआ होता है, ये कवर कर लेता है, जो एंट्री ऑफ फूड की नहीं जाने देता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को किसके जाने के लिए, ग्लॉटिस क्या है, एक ओपनिंग है विंड पाइप की। ठीक है, ये जो तो ढक्कन ने कवर कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर समझो कुछ नहीं कि एसोफेगस है, एक फेरिंग्स खुला, एसोफेगस, इधर ट्रैकिया है। अब क्या हुआ, जो जब जब फूड पार्टिकल आता है तो जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिससे फूड आसानी से चला जाता है। ये सब चीजें आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो, काफी अच्छी तरह से समझ गए हो, मेरा ये मानना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ,
अब जो एसोफेगस होता है, क्या होता है ये थिन लॉन्ग ट्यूब होता है जो एक्सटेंडेड होता है पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू neck, thorax, diaphragm and lead to a J-shaped bag-like structure called stomach. मतलब हमारा जो एसोफेगस है ये क्या होता है, ये हमारी थोरेक्स कैविटी, मतलब थोरस क्या होती है, हम चेस्ट की कैविटी बोलते हैं, ये थोरस कैविटी से पास होते हुए डायफ्राम से पास होते हुए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुलता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, तो जो हमारा ट्यूब है वो कहां से पास हो रहा है, एक थोरेक्स कैविटी से पास होते हुए डायफ्राम से पास होते हुए एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच रहा है जिसको हम बोल रहे हैं स्टोमक। समझिए। अब हाँ, एक चीज याद रखो, जब हमने कोई फूड पार्टिकल्स लेते हैं, नीचे लाइन में देखो एक क्या लिखा हुआ है, A muscular sphincter gastroesophageal regulate the opening of esophagus into the stomach। मतलब क्या है, मतलब ये आपको जो बंद दिखाई सा दे रहा है ये गार्ड है, एक तरह से कहते हैं गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। ये क्या करता है, आने देता है, जैसे कोई फूड पार्टिकल अंदर आता है ये अपने आप को बंद कर लेता है, कवर कर लेता है, मतलब फूड पार्टिकल को ये बाहर नहीं जाने देता है। और जैसे जब अंदर आता है, जब कोई चीज फूड पार्टिकल कोई अंदर आता होता है ये तुरंत खुल जाता है, और जैसे अंदर आ जाता है ये बंद हो जाता है, ये बैक फ्लो नहीं होने देता है। तो इसको बोलते हैं हम मस्कुलर स्फिंक्टर, और दूसरा नाम इसका होता है गैस्ट्रोएसोफेगल। ठीक है, एक क्या है, एक तरह से गार्ड है जो जाने तो देता है पर आने नहीं देता है। हाँ, वो चीज अलग है कि हम किसी डिसीज से सफरिंग फ्रॉम हो जाए तो हमें उससे कहते हैं वॉमिटिंग आती है, तो हमारा ये जो होता है ये वॉल्व स्पेंटर हो जाए, खुल जाता है, जिससे हमारा बैक फ्लो हो जाता है। वो कंडीशन अलग होती है, पर जो नॉर्मल कंडीशन होती है जब फूड पार्टिकल लेते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, आने नहीं देते हैं। और जो फूड आता है वो किस मूवमेंट से आता है, ये मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट से होता है। मतलब कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये चीज क्लोज होती रहती है और ये चीज खुलती रहती है, इस तरह से। अभी हम आगे इस चीज को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टोमक लोकेटेड कहाँ होता है, क्या कोई अक्सर लोग सुना होगा कि स्टोमक कहाँ होता है, लोग कहते हैं हमारा पूरा स्टोमक आ गया बीच में, पूरा स्टोमक आ गया, पर ये नहीं होता है। जो हमारा स्टोमक होता है वो लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होगी, जो हमारी ये चेस्ट है ये हमारी थोरेक्स कैविटी होगी, और जो हमारा चेस्ट से नीचे है ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, तो स्टोमक इधर अपर लेफ्ट साइड पोर्शन पे होता है। अपर लेफ्ट पोर्शन किधर हो गया, मेरा ये हो गया अपर लेफ्ट पोर्शन, मतलब यहाँ पे अपर लेफ्ट साइड में ऊपर स्टोमक है। और इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है पहला कार्डिक पोर्शन, जो एसोफेगस की जो ओपनिंग होती है स्टोमक में, सबसे पहले जो पोर्शन होता है वो होता है कार्डिक पोर्शन। ठीक है, और फिर और सेकंड होता है फंडिक रीजन होता है, और एक होता है पाइलोरिक, एक फंडिक रीजन होता है जो होता है फंडस, और दूसरा होता है बॉडी। बॉडी इज द मेन रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी इज द मेन रीजन ऑफ द स्टोमक। ये एक मेन रीजन है ऑफ द स्टोमक का, यहीं पे हमारा सारा फूड आके स्टोर होता है। ठीक है, और चौथा पार्ट आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है, पाइलोरिक पार्ट भी है और एक गार्ड भी है। कैसे समझो, ये हो गया हमारा कार्डिक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये फंडस हो गया, ये बॉडी हो गई, अब ये होता है हमारा पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, ये होता है हमारा पाइलोरिक पार्ट। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो पाइलोरिक होता है और पाइलोरिक पार्ट और जो पाइलोरिक पोर्शन होता है वो ओपन इनटू द, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। जो पहले पोर्शन होता है, नीचे डायग्राम पे देखो, जो पाइलोरिक पोर्शन होता है वो ये वाला क्या है, ये पाइलोरिक पोर्शन है। ठीक है, ये किस में खुलता है, और ये ड्यूडेनम है। ये ड्यूडेनम किसका पार्ट है, फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो पाइलोरिक किस में खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है। पर एक चीज देखो क्या है, यहाँ पे एक पाइलोरिक स्पिंटर लगा है, स्पिंटर मतलब एक गार्ड फिर से यहाँ पे लगा हुआ है जो बाहर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, जो सब्सटेंस है उसको बाहर फेंक रहा है, मतलब बाहर भेज रहा है, पर ये अंदर नहीं आने देता है, ये बंद हो जाता है तुरंत। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा डायग्राम हो गया है, पर देख लो यहाँ पे देखो, एक मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे देखो गैस्ट्रोफेगस, देखो स्पिंटर लगा पड़ा है, एसोफेगल स्पिंटर, एक यहाँ लगा होता है ऊपर, मैंने बता दिया इस साइड में लगा हुआ होता है।
ठीक है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है और नीचे एक पाइलोरिक स्पेंटर लगा हुआ था, ये पोर्शन पाइलोरिक बोलते हैं, और जो यहाँ पे होता है उसे पाइलोरिक स्पेंटर मतलब पाइलोरिक गार्ड बोलते हैं, जो कि बाहर भेजता है, जैसे बाहर भेजता है सब्सटेंस को वैसे ही वो बंद हो जाता है, ठीक है, और बंद हो जाता है, फिर ये नहीं खुलता है, ये बैकफ्लो नहीं होता है, बस ये जाने के लिए खुलता है, अपने अंदर आने नहीं देता है। समझ गए, बहुत अच्छी से समझिए ना। एनसीईआरटी की हर लाइन को हम बहुत अच्छी तरह से क्लियर ऐसे ही करते चलेंगे, जो भी समझ में नहीं आए, जो भी समझ में नहीं आए, जो भी समझ में नहीं आया यार समझ लो यार, आया समझ में। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अब जैसे ड्यूडिनम स्टार्ट होती है, इसके 3 रीजन होते हैं। पहली बात तो जे शेप्ड ड्यूडिनम होता है। अब हाँ, कुछ एनसीईआरटी बुक में यू शेप ड्यूडिनम है, वो एनसीईआरटी ने अब फिर से अपना इसको चेंज कर दिया है, इसको जब करेक्शन किया तो उन्होंने सी शेप ड्यूडिनम कर दिया है। जो कुछ जो नई एनसीईआरटी है उन्होंने सी शेप्ड ही है, जो पुरानी एनसीईआरटी है उनमें यू शेप्ड है, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वाइल्ड फिर आता है मिडल पोर्शन, जो होता है जेजिनम। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडिनम, और दूसरा एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं जेजिनम। जेजिनम हो गया ये पार्ट, ठीक है। और जो चीज सबसे ज्यादा हाईली क्वाइल्ड होता है, ये जो हाईली क्वाइल्ड है सबसे ज्यादा, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम इलियम। हाँ, जो मैं तुम्हें बताया, अब लास्ट लाइन क्या कहती है, द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू अ ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंटर। अब इन्होंने जो इन्हें वहां बोलना चाहिए था, एनसीईआरटी वालों ने यहाँ लिखा है कि जो ओपनिंग होती है स्टोमक की, जो पेट की स्टोमक की ओपनिंग होती है, उसे गार्ड कौन करता है, पाइलोरिक स्पिंटर करता है। अभी हमने इसको जो बहुत अच्छी तरह से समझा था, नहीं समझा था, बहुत अच्छे से हमने इस चीज को समझा था। अब जो इलियम होता है, अब लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, ये किसमें खुलता है, ये किसमें खुलता है, ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इलियम क्या होता है, अब जो इलियम क्या होता है, इलियम खुलता है ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन में, इलियम खुलेगा ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन खुलता है, मैंने बताया था। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, पहला होता है सीजियम, कोलोन, रेक्टम। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सीजियम, एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम। अब जो सीजियम क्या होता है, सीजियम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसी में एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो हमारे सीजियम से अराइज है। देखो ये चीज देखो, ये क्या पार्ट है, ये सीजियम पार्ट है, ठीक है। हाँ, एक चीज और तुम्हें इस चीज से डायग्राम से क्लियर कर दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम से खुलता है। अब इलियम के अंदर क्या लगा होता है, एक जो होती है इसको बोलते हैं, एक बॉल होती है, इल्यूसिकल बॉल बोलते हैं। ये क्या करती है, ये एक बॉल होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो सब्सटेंस होता है उसको जो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजती है, फीसिस होता है, जो भी होता है, इसका बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम हो गया होता है, जो पछता है पार्टिकल मतलब फूड का, तो वो क्या करता है, इस लार्ज स्टाइन में भेजता है, और ये बॉल बंद हो जाती है। ये सिर्फ भेजती है लार्ज स्टाइन में, फिर ये बैक फ्लो नहीं होने देती हैं। हमारी फीसिस होती हैं, उनको बैक फ्लो नहीं होने देती हैं, ये भेजती हैं, सिर्फ लार्ज स्टाइन में खोलती है, फिर फ्लो नहीं होती हैं। ये इलियम के बाद ही लगा हुआ होता है, इलियम के उसमें मुंह पे लगा हुआ होता है ये बॉल। और ये सीसीएम में खुलता है, ये सीसीएम में क्या है, एक अपेंडिक्स है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। जब हम पहले जब आदि मानव थे तो उस पर हमारी पूंछ हुआ करती थी, जैसे मंकी की होती है, हमें पता है। तो क्या उनका तो ये, पर ये अब हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, क्योंकि अब हमारे लिए एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब जो सीजियम होता है वो किसमें खुलता है, वो कोलोन में खुलता है, ठीक है, कोलोन। अब कोलोन क्या, ये सीजियम देखो किसमें खुल गया, ये कोलोन में खुल गया। कोलोन पढ़ो, द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो कोलोन होता है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। पहला पार्ट होता है इसका असेंडिंग, सेकंड होता है इसका ट्रांसवर्स, थर्ड होता है इसका डिसेंडिंग पार्ट, और फोर्थ आ गया सिग्मोइड कोलोन। कुछ एनसीईआरटी में, पुरानी जो एनसीईआरटी है बायो की, उसमें सिग्मोइड कोलोन के बारे में जिक्र नहीं है, सिर्फ असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग है। पर इसको भी एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है, एक सिग्मोइड कोलोन बता दिया है। तो कहाँ कहाँ होती है, ये जो पार्ट है ये हो गया असेंडिंग कोलोन, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, और ये हो गया सिग्मोइड कोलोन।
हाँ, इसके जो कोने होते हैं ये क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर, जो कि एनसीईआरटी लाइन में लिखा है, बट डायग्राम से समझ लो तो ज्यादा बढ़िया है। इसे बोलते हैं लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, ठीक है। अब द डिसेंडिंग पार्ट होता है, अब जो सिग्मा जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, वो जो डिसेंडिंग पार्ट ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रही है एनसीईआरटी। जो डिसेंडिंग पार्ट है ओपन होता है इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। ये रेक्टम के द्वारा किस में खुलता है, ये रेक्टम के द्वारा खुलता है, ये एनस में। किसके द्वारा, रेक्टम के द्वारा ये खुलता है एनस में, ठीक है। तो समझिए, एक मिनट, हाँ, तो सीजियम समझ गए, एक सीजियम स्मॉल ब्लैंक सैक है जो होस्ट करता है कुछ संबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे वर्मीफॉर्म ओपेंटिक कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर सीजियम खुलता है कोलोन में। कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलोन। और जो एनसीईआरटी में जो लिखा पड़ा कि डिसेंडिंग कोलोन खुलता है ओपन इनटू द रेक्टम विच आउट थ्रू एनस। अब कुछ यहाँ पे सोचते होंगे महान पुरुष कि सिग्मोइड कोलोन तो खुल रहा है रेक्टम के द्वारा एनस में, पर भाई खुल तो सिग्मोइड रहा है, बात सही है, पर एनसीईआरटी में यही लिखा पड़ा है। इसके बाद सिग्मोइड कोलोन के बाद कि द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस। अब डिसेंडिंग पार्ट ही भी तो जा रहा है, तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही खुदा सा मंजूर है। आगे बढ़ते हैं। और जो अब आगे पूरी दो, ये क्या है, ये एसोफेगस स्टार्ट है, ठीक है। ये सॉरी समझो, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये क्या, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स है पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, ये इसमें क्या होता है, इसमें 4 लेयर से ये बनी हुई होती है। कितनी लेयर से, 4 लेयर से। जो उसकी सबसे, इसको पहले ऐसे याद करेंगे, सबसे जो पहली लेयर होती है ऊपर, सबसे पहली, इसको हम आउटर से इनर की तरफ याद करेंगे, तो सबसे पहले आती है आउटर में स्रोसा। पहले कौन सी आती है, स्रोसा आती है, ठीक है, ये वाली सबसे पहले स्रोसा, मस्कुलरिस, सबमुकोसा एंड मुकोसा। स्रोसा, मस्कुलरिस, सबमुकोसा एंड मुकोसा। स्रोसा, मस्कुलरिस, सबमुकोसा एंड मुकोसा। हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम अगर सबसे बढ़िया इसको याद करने का तरीका है कि हम इसको बाहर से अंदर की तरफ याद करेंगे, तो सबसे पहले आती है स्रोसा, सब मस्कुलरिस, सबमुकोसा एंड मुकोसा। अब इसकी जो स्रोसा होती है ना, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर होती है। अभी मैंने बताया था आउटर से याद कर रहे हैं। ये किसकी बनी होती है, ये मेड ऑफ थिन मेसोथेलियम की बनी होती है। और जो मेसोथेलियम बनी होती है, ये किसका पार्ट है, एपिथेलियम। एपिथेलियम ऑफ बेसिलर ऑर्गन भी बोलते हैं इसको। और कुछ इसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होती हैं इसमें। तो स्रोसा क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है मेड ऑफ थिन मेसोथेलियम बोलते हैं, जिसे हम एपिथेलियम बेसिलर ऑर्गन भी बोलते हैं कहते हैं। और एंड विद, इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होती हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये बनके सब मेसोथेलियम के साथ कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये मिलके बनती है। अब इसके बाद आती है, कौन सी आती है, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज अ फॉर्म्ड, इस स्मूथ मसल के द्वारा फॉर्म्ड होती है। यूजली ये अरेंज होती है, इनर होती है, सर्कुलर, अंदर होगी सर्कुलर, और इसके तो इसके बाहर होगी आउटर लॉन्गिट्यूडल लेयर। जो मस्कुलरिस होती है इसकी 2 लेयर होती हैं। ये पहली बात तो बनी हुई किससे होती है, ये स्रोसा सबसे आउटर मोस्ट होगी, उसके बाद ये मस्कुलरिस, इसकी तो 2 लेयर होती है। अब ये होगी स्रोसा, अब ये होगी मस्कुलरिस, क्या होगी, ये नीचे वाली ये होगी मस्कुलरिस। अब जो मस्कुलरिस है ये फॉर्म बाय स्मूथ मसल से बनी हुई है। जो इसका अंदर का पार्ट है इसका मस्कुलरिस का, वो कैसा है, वो एक सर्कुलर है। और जो बाहर का पार्ट है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। ये आ गई, और ये हमारे ऊपर, इसके ऊपर क्या आती है, स्रोसा लेयर आती है, ठीक है। मेरा मतलब समझ गो, जैसे कि ये लेयर है, ये लेयर है, इस तरह से है, इस तरह से लेयर है। तो अब क्या होगी, जो मस्कुलरिस की बात कर रहा हूँ, मस्कुलरिस को देख के समझना। अभी स्रोसा तो इसके ऊपर है, मस्कुलरिस की होती, जो बाहर होगी वो कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी लेयर, और साइज में मतलब शेप में। और जो अंदर होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी शेप में, ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है, अब इसके बाद आती है और होती है सब मुकोसा।
अब ये सबमुकोसल जो लेयर होती है ये भी फॉर्म्ड होती है और लूज कनेक्टेड टिश्यू से, ठीक है। इसमें कंटेनिंग करते हैं, इसमें क्या होती है, नर्व्स होती हैं, ब्लड होती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है। और इन ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट इन सब मुकोसा, मतलब ड्यूडेनम के अंदर कुछ ग्लैंड, जो सब मुकोसाई जो ग्लैंड होती हैं वो ड्यूडेनम के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये देखो, हाँ ये आ गई, अब पहली जो लेयर आ गई, जो क्या आ गई, पहली जो लेयर आ गई वो आ गई सेरोसा, ये देखो बाहर की तरफ। इसके बाद आ गई मस्कुलस, जो इसका इनर पार्ट है वो है लॉन्गिट्यूडनल, वो सॉरी इनर पार्ट है वो क्या है, सर्कुलर। और जो बाहर का आउटर पार्ट है वो आप देख रहे होंगे ये है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। हाँ तो ये एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम है, ठीक है। तो इनर होती है सर्कुलर, आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल, और इसे पूरी मस्कुलरिस लेयर होती है, इसको याद करना। और फिर इसके बाद आ जाती है थर्ड सब मुकोसा, और फिर इसके अंदर आती है मुकोसा, ठीक है। हमने मुकोसा के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने सेरोसा, मस्कुलस, सब मुकोसा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मुकोसा के बारे में। अब मुकोसा, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज द मुकोसा। अब क्या होता है, जो मुकोसा होता है उसके अंदर जो अंदर की जो लेयर होती है, एलिमेंट्री कैनाल के सबसे अंदर की लेयर होती है मुकोसा, और उसमें लाइनिंग से बनी होती है, लाइनिंग के द्वारा बनी हुई होती हैं। और ये लेयर फॉर्म होती है रेगुलर फोल्ड से बोलते हैं रगीज इन द स्टोमक के अंदर। और इसमें स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होती हैं जिसे हम कॉल करते हैं बिलाई, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। मुकोसा क्या है, मुकोसा सबसे अंदर की लेयर है, उसके अंदर जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं, एक लाइनिंग की तरह है, लाइनिंग की तरह है। और वो क्या कर रही है, और जो लाइनिंग की तरह लेयर है वो क्या कर रही है, इरेगुलर फोल्ड कर रही है, फॉर्म कर रही है, हम कहते हैं रगीज कह रहे हैं। और बहुत सारे फोल्ड, स्मॉल लाइक फोल्डिंग, ऐसे बहुत सारे जो इरेगुलर फोल्ड हैं और बहुत सारे छोटे छोटे फोल्ड मिला के क्या बना रहे हैं, एक बिलाई बना रहे हैं इन द स्टोमक के अंदर, बिलाई बना रहे हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें बना रहे हैं, हाँ। तो क्या करता है, जो अंदर की सबसे मुकोसा की होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है, और जो उसकी जो लेयर होती है वो लाइनिंग की तरह होती है। और फिर जो लाइनिंग होती है ये बहुत सारे इरेगुलर फोल्ड बनाती है, इसे रगेज कहते हैं। और जो स्मॉल तरह के जो फोल्डिंग होते हैं बहुत सारे, वो बिलाई को फॉर्म करते हैं, और किसके अंदर, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो सेल होती है लाइनिंग बिलाई, जो प्रोड्यूस करती है बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, अपने जैसे बहुत सारे बिलाई बनाती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोबिलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोबिलाई। और जो क्या देती है, हमें एक ब्रश बॉर्डर प्रोवाइड कराती है अपीयरेंस, इसमें से एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस निकलता है। और दिस मॉडिफिकेशन ये करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को बहुत ही जल्दी, इनॉर्मसली, और जो हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो बिलाई क्या होती है, बिलाई सप्लाइड होती है विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है इसे बोलते हैं लैक्टियल। और ये मैं आपको अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। मुकोसल एपिथेलियम क्या होता है, इसमें हैज गोवाल्ट सेल भी होती हैं जो सीक्रेट करती हैं म्यूकस को, जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। जो मुकोसा जो एपिथेलियम होती है, मुकोसा में जो एपिथेलियम होती है, इसके अंदर गोवाल्ट सेल होती हैं, और हम सब जानते हैं गोवाल्ट सेल सीक्रेट करती है म्यूकस का, जो हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, ठीक है। मुकोसा आल्सो फॉर्म्ड ए ग्लैंड इन स्टोमक, और जो मुकोसा है वो स्टोमक के अंदर और ग्लैंड्स फॉर्म करता है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड जो क्रिप्स होती है, मतलब एक गैप्स होता है बिटवीन द बेस ऑफ द बिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। ऑल फोर लेयर सो मॉडिफिकेशन ऑफ, अलग अलग तरह से पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की जो बनाती हैं। अच्छा मिस्टर, एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है, चार तरह की लेयर होती हैं। स्रोसा सबसे पहले होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद होती है मस्कुलरिस, फिर आती है सब मुकोसा, मुकोसा आती है। मुकोसा एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, जो अब फिर से एक बार समझ लो, फिर से बहुत बढ़िया करें, बहुत ही बढ़िया करो, समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुकोसा। बहुत अच्छे समझो, एक मिनट रुक जाए। एक मिनट, लैपटॉप डाउन हो रहा है। हाँ तो हम मुकोसा को एक बार सही से समझते हैं। जो
ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और इसके अंदर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एक लाइनिंग की तरह होती है अंदर से। और इसकी जो लेयर्स होती हैं, जो लाइनिंग्स होती हैं लेयर्स वाली, ये फॉर्म करती है बहुत सारे फोल्ड, इन्हें बोलते हैं रगेज। और ये स्मॉल तरह के फोल्डिंग बनाते हैं बहुत सारी बिलाई, इसे बोलते हैं बिलाई। जब बहुत सारी फिंगर लाइक फोल्डिंग बन जाती है इसे बोलते हैं बिलाई। और जो कहाँ होती है, कहाँ फॉर्म होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर ये सेल्स होती है लाइनिंग बिलाई, ये प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, बहुत सारे अपनी जैसी, जिसे बोलते हैं माइक्रोबिलाई। और इसमें से गिविंग एक हमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। और जो मॉडिफिकेशन होता है, इनका काम होता है इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को बहुत जल्दी। हमारी डाइजेशन, मतलब हमारे जो फूड लेते हैं, जो हमारा साइज बढ़ता है स्टोमक का, ये इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सॉरी साइज बढ़ता है, उसको बढ़ाने में ये हेल्प करती हैं। और ये सप्लाई कैसे होती है, विद द कैपिलरी के साथ सप्लाई होती है। एक लार्ज रम वेसल होती है इसी में, जिसे हम बोलते हैं लैक्टियल मुकोसल एपिथेलियम में। इसके साथ इसमें गोवाल्ट सेल भी होती है जो सीक्रेट करता है म्यूकस को, जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। और म्यूकोसा आल्सो ग्लैंड एक फॉर्म्ड होती है, ग्लैंड इन स्टोमक के अंदर होती है, इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। क्रिप्ट मतलब एक तरह से गैप्स होता है, ग्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन। जो बिलाई के अंदर जो बेस पे जो बिलाई होती है, उसके अंदर जो गैप होता है उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ ल्यूवरकॉन। और ये 4 तरह की जो लेयर होती है, जो मॉडिफिकेशन होती है अलग अलग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे देखो, ये होता है बिली, जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है, जिसे बोलते हैं लैक्टियल, ये होती है लैक्टेट, जो हम येलो वाली देख रहे हैं। और ये बिलाई की होती है, ये सेपरेट किसके साथ सप्लाइड हो रही है, विद ऑल सारी कैपिलरी के साथ होती है। रेड वाली होती है आरटी होती है, ठीक है। और ये देख रहे हो, ये देखो गैप से दिखा रहे हो आपको, ये क्या होता है, ये बोलता है क्रिप्ट, ठीक है। एक बार उससे कहते हैं इस डायग्राम एनसीईआरटी भी देख लेना एक बार आप। इसके बाद बस एनसीईआरटी आप बस खोल के बैठ जाओ, बस अपने आप एक बार एनसीईआरटी रीड मान लो, पर 10 मिनट में आप पूरी एनसीईआरटी रीड कर लो, आपको हर चीज समझ में आएगी इन लेक्चर के बाद, जहां पे मैंने पढ़ा रहा हूँ। और डायग्राम भी बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा। कुछ हो सकता है कि शायद इस पॉइंट से आपको जो मैंने पढ़ा एक आध पॉइंट रहेगा जो क्लियर नहीं होगा, पर आप एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो। मैंने एनसीईआरटी की लाइन कवर करी है, बस एक बार तुम पढ़ लो, बस तुम्हें एक बार पढ़ना है, तुम्हें हर एक लाइन क्लियर होगी, ये मेरा कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने मेरा लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छी लगे तो लाइक करके जाएं, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें। सब कुछ कबूल है, क्योंकि जब मेरे व्यूअर्स मुझे कबूल है तो मुझे उनका प्यार नफरत सारी चीज कबूल है। और इस बायो के बाबा के चैनल का बस एक ही सपना है, आगे बढ़ना है और सब, और वहां तक पहुंचाना है। जो लोग नहीं पढ़ पाते, जो लोग नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कोई एनसीईआरटी उन्हें समझा दे, उन्हें तक हमें उन तक हमें पहुंचाना है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलते हैं बाद।